नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आई इंडिया इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। रणभेदी की तैयारी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जब से प्रभार संभाले हैं, अध्यक्ष बने हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और ये वो सब अब दिखाई दे रहा है जो लंबे अरसे से नजर नहीं आया संगठन में। लेकिन अब संगठन की कमान बीडी शर्मा के हाथ में है और दिखाई भी दे रहा संगठनात्मक तरीके से कसावट की तैयारियां शुरू हो गई है। आप देखिए, कल रात भी कई प्रभारी संगठन के बनाए गए, एक सूची जारी हुई और बीजेपी प्रभारियों की सूची जारी होने के साथ अब समझ में आया कि कार्यों का विभाजन भी कर दिया गया। एससी ओबीसी बाहुल्य संभागों में मोर्चा प्रभारी बनाए गए हैं। कार्य समिति सदस्यों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर बूथ पर बीजेपी का फोकस है। मंडल स्तर तक नेटवर्किंग पर अब तैयारी है इस बात की कि कैसे रण को भेदा जाए। मिशन चुनाव में जुटी है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और टीम बीडी में कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी गई है। तो उससे समझ आता है कि आखिर क्या उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, या जिस तरह से फोकस किया गया उससे तो यह भी लगता है कि बीजेपी उपचुनाव के साथ 2023 की तरफ भी बढ़ चली है। और अब नजर आ रहा है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान दास सबनानी को इंदौर का जिम्मा सौंपा गया, वहां का प्रभारी उनको बनाया गया। इसी तरह यदि हम बात करें कविता पाटीदार को, तो उनको इंदौर यानी महू की है वो बेसिकली, लेकिन महू से लाकर उनको भोपाल की जिम्मेदारी दी गई। ओबीसी वर्ग से आती, तो इसमें ओबीसी और पिछड़ा वर्ग या फिर एससी एसटी सभी को जिम्मेदारी दी गई है। अलग अलग जिम्मेदार लोगों को बड़ी। और कल हमने ये भी देखा कि कांग्रेस की बैठक भी चली है। कांग्रेस में भी यही तैयारी है, यानी चुनाव चाहे 2023 का हो या उससे पहले उपचुनाव। जिस तरह से कमलनाथ अपना काम कर रहे हैं और बीडी शर्मा काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि ये रण को कौन भेदेगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। मेरे साथ इस वक्त योगेश यादव जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। हरिशंकर खटीक जी है, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के, और प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी, कल दिन भर आपका भी मंथन चला, उसके बाद अभी भी जारी रहेगा ये मंथन पार्टी के भीतर। और ये कहा, कमलनाथ जी को भी हमने देखा कि उन्होंने ये कहा कि हर हाल में हमें 23 तक आगे बढ़ना है और बाकी हवा हवाई नहीं बल्कि सीधे तौर पर काम करना है, सारे भेदभाव को भूलकर, ये मुकुल वासनिक ने कहा। लेकिन हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो हमेशा, कल भी इस बात को कहा गया है कि बीजेपी के संगठन के साथ हमें चलना है, यानी संगठन जैसा हमें अपना संगठन तैयार करना, जब ही हम चुनाव जीत पाएंगे। लेकिन उसके तत्काल बाद बीजेपी ने भी अपनी सूची जारी कर दी और पहली बार अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी, यानी रण को भेदना दोनों के लिए बड़ा कठिन होगा। देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची कार्य विभाजन की जारी की है, ये उनका आंतरिक मामला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्य विभाजन सूची कोई कांग्रेस के लिए कोई अनुकरणीय या कांग्रेस के लिए प्रेरणादायक नहीं हो सकती। उनका अपना मार्ग है, हमारा अपना मार्ग है। हमें अपने मार्ग की स्वतंत्रता और अपने मार्ग के अस्तित्व पर पूर्ण रूप से अपना भरोसा है। हमारे कार्य करने की पद्धति है। और इससे पहले भी जब भी कार्य विभाजन हुआ है कांग्रेस में, उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। कमलनाथ जी ने जो भी कार्य को किया है वो सुविचारित और सुव्यवस्थित तरीके से किया है। उसके परिणाम आए कि हम 2018 का इलेक्शन जीते हैं और 2023 के यदि संदर्भ में देखा जाए तो निश्चय ही कांग्रेस के अपना एक पथ है, उस पथ पर वो आगे बढ़ रही है। वर्तमान संदर्भ में अभी हमारे लिए तत्काल जोबट, लक्ष्मीपुर और ये 3 जो उपचुनाव है इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके खंडवा का लोकसभा चुनाव है, तो इनको लेकर भी हमारा श्योपुर, तीनों को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा, तो मेन कॉन्सेंट्रेशन अभी हमारा हेतु बढ़ रहा है। और हमारा एक अपना कार्य है, अपना एक कार्य की शैली है, कार्यकर्ताओं के प्रति प्रतिबद्धता है। कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से संकल्पित किया गया, जिस तरीके से मजबूती से इच्छा शक्ति से कार्यकर्ताओं ने भी ये आह्वान किया है कि हम कांग्रेस के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य करेंगे, तो सुखद परिणाम आने की संभावना है। जी जी, चलिए प्रकाश हिंदुस्तानी सर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर, हमें लग रहा है कि ये लंबे अरसे बाद कांग्रेस भी बहुत एक्टिव है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन तो खैर हमेशा एक्टिव रहता है, लेकिन आप कल जो सूची जारी हुई यदि उसको देखेंगे तो उसको
जातिगत समीकरणों के आधार पर भी देखा जा सकता है। जिन वर्गों को जिम्मेदारी दी गई, जैसे कविता पाटीदार भोपाल की प्रभारी बनाई गई है, भगवान दास सबनानी को इंदौर की जिम्मेदारी सौंपी गई, और भी अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई है। लेकिन ये जिम्मेदारियां इस तरफ इशारा कर रही है कि बहुत ही अलग तरह की रणनीति के साथ बीजेपी भी बढ़ रही है और कांग्रेस भी। क्या कहना चाहेंगे आप? मनोज जी, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में उपचुनावों में पहली बार इस तरह टसल देखने को मिलेगी। अभी चुनाव की तारीखें तय नहीं हुई है और खास बात है कि दोनों पार्टी में नेक टू नेक टक्कर की संभावना तो है ही। दोनों की कार्यशैली भी बेहद आक्रामक हो गई है। सब पहली बार है कि कांग्रेस इतनी आक्रामक होकर चुनाव की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास आक्रामकता तो है ही, सरकार भी है, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं प्रचार के लिए। और आश्चर्य की बात देखिए कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव की तारीख अभी तय नहीं हुई, लेकिन जिस तरह जिम्मेदारियां दी गई हैं मंत्रियों को, सभी लगभग सभी 7 विधानसभा सीटों पर मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है। उसका बुरा असर मैं ये देखता हूँ मनोज जी कि हमारे सरकार का जो कामकाज है बड़ा प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बीजेपी फिर चुनाव मोड में, सरकार चुनाव मोड में है। आप देखिए, तबादलों जैसी बात ही अभी तक हो नहीं पाई। 1 जुलाई से होने से तबादले, हजारों आवेदन लंबित है। तो जब सरकार हमेशा, मुझे लगता है बीजेपी को, सरकार को शामिल नहीं करना चाहिए। बीजेपी अपने आप में सक्षम है चुनाव लड़ने के लिए, बीजेपी का संगठन अपने आप में सक्षम है। तो सरकारी लोगों को, मंत्रियों को, सांसदों को, विधायकों को अभी से चुनाव में झोंकना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे उचित नहीं लग रहा, क्योंकि बीजेपी की स्थिति अपने आप में कमजोर नहीं है। तो ये अतिरिक्त ताकत दिखाना ऐसा ही होगा जैसे बंगाल में मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया और जो नतीजे आए उसमें मोदी जी की भद हुई। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है, जरूरत नहीं है कि इस तरह आक्रामकता दिखाए। सरकार अपना काम करती रहे, लोगों में विश्वास बना रहेगा सरकार के प्रति। जी। बिल्कुल आपने सर ठीक कहा, लेकिन हम जो सूची है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बात भी दिखाई दे रही है कि दमोह की बात से सभी ने सबक लिया। कल कांग्रेस के जो नेता हैं, या कमलनाथ जी हैं या मुकुल वासनिक हैं, वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चुनाव 3 दिन में नहीं जीता जा सकता, और उपचुनाव यदि हम जीतते हैं तो उससे पार्टी को बदलना, गिरना, उठाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक मैसेज जाएगा 2023 से पहले, वो कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाएगा, जनता के बीच में भी। और बीजेपी भी ये मानकर चल रही होगी कि यदि ये मैसेज जाता है तो ये मैसेज बीजेपी के लिए ठीक नहीं होगा, और इसीलिए इस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई होगी। ऐसा हो सकता है? हो सकता है कि देखिए, उपचुनाव हमेशा प्रतिष्ठा के लिए लड़े जाते हैं। सरकार बनाने के लिए केवल एक बार 28 सीटों पे हुआ था, वही है। बाकी आमतौर पर उपचुनाव सरकार बनाने के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए लड़े जाते हैं। दमोह के चुनाव को भी अतिरिक्त प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था शिवराज सिंह चौहान और वी.डी. शर्मा ने। जैसे बंगाल के चुनाव को अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने अतिरिक्त प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था। जरूरत नहीं थी, नरेंद्र मोदी अपने आप में वैश्विक नेता है, शिवराज सिंह चौहान अखिल भारतीय स्तर के नेता है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते इतने साल हो गए हैं। तो दमोह को जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, उससे प्रतिष्ठा धूमिल हुई। और अब जिस तरीके से पूरा जोर लगा के हम जीवन मरण का सवाल, बीजेपी को बनाने की जरूरत अब नहीं है। 28 सीटों तक ठीक था, लेकिन अब जिस तरह दमोह में इन्होंने अनुभव किया, पूरी प्रतिष्ठा झोंकी और लगभग 18,000 वोटों से हार गए, बड़ी हार थी। तो प्रतिष्ठा इससे धूमिल हुई और बीजेपी को सामान्य तौर पर चुनाव लड़ना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। पार्टी संगठन है इतना बड़ा। अच्छा, जहां तक जातिगत समीकरण देखने की बात है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इसकी उपेक्षा भारत में आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जो पीछे है, पर्दे के पीछे जो चलता है हमारा समाज, वो जाति के आधार पर ही चलता है। आप कितनी भी बात, जब भी शादी की बात आती है घर में लड़के लड़की की, तो सबसे पहले जाति देखी जाती है। और जैसी बातें होती है देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो वो जातिगत समीकरण से राजनीति को दूर नहीं किया जा सकता, ऐसा मुझे लगता है आज के हालात में। मूल बात यह कि सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी वर्ग के लोगों को सही प्रतिनिधित्व देना चाहिए। ये प्रतिनिधित्व मिल जाएगा तो बेहतर है। मनोज जी। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं सर। चलिए, मेरे साथ योगेश जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं उनसे भी बात करूंगा। योगेश जी, लेकिन कल कमलनाथ जी ये भी कह रहे थे बार बार, और एक बड़ी बात चर्चा में है कि सचिन यादव और अरुण यादव वहां नहीं पहुंचे। क्या कुछ और तो नहीं चल रहा पार्टी के भीतर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके निजी कारण से और उनकी और कमलनाथ साहब की बातचीत भी हो चुकी है।
अब वो एक किसी बात को, कोई व्यक्तिगत कार्य को लेकर एक संयोग हो सकता है, लेकिन अरुण यादव जी और सचिन जी दोनों खंडवा के प्रति क्या पूरे मध्य प्रदेश के प्रति प्रतिबद्ध हैं, कांग्रेस के प्रति, और कुछ उनके निजी कार्य थे तो आपस में बातचीत हो गई। और एक कारण ये भी था कि वहां पर जो खंडवा के कार्यकर्ता पहुंचे थे तो संवाद में स्वतंत्रता रहे, सब अपनी बातें कहें, इसलिए मौलिक स्वतंत्रता के लिए भी एक था कि अरुण यादव जी ये ना लोग कहें कि अरुण यादव जी के सामने या दबाव में लोगों ने खुलकर बात नहीं की, क्योंकि आप जानते हैं अरुण यादव जी ही संभावित वहां के प्रत्याशी हैं और शायद वही प्रत्याशी रहेंगे। आज तक तो यही नजर आ रहा है। तो हर कार्यकर्ता को अपनी बात कहने का अधिकार मिले, हर कार्यकर्ता अपनी बात कह पाए, तो इसलिए ये एक तरीके की स्वतंत्रता दी गई थी। और लेकिन सभी ने एक मत होकर कार्यकर्ताओं ने यही संकल्प को दोहराया है कि हमें कांग्रेस को वहां से जिताना है और जमकर जिताना है। और कमलनाथ जी ने भी यही कहा कि चुनाव हम आप लोगों के बल पर ही लड़ेंगे, चुनाव नेता नहीं लड़ते हैं, चुनाव हमेशा कार्यकर्ता लड़ते हैं। और एक बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और एक बड़ी सार्थक बैठक हुई है कांग्रेस की। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची जारी की है। इस सूची में कई महत्वपूर्ण लोगों को स्थान सौंपा गया है। जैसा हम जिक्र कर रहे थे, भगवान दास सबरानी की जिम्मेदारी इंदौर की होगी, तो इसी तरह भोपाल की जिम्मेदारी हम देख रहे हैं कविता पाटीदार को, यानी महिला वर्ग से आती है कविता पाटीदार, ओबीसी भी है, महिला भी है, तो हर तरह के उस पर बड़ी बात यह है कि मोर्चों अलग अलग मोर्चे पर लगाए गए हैं जिम्मेदार लोगों को कि कैसे अपनी जिम्मेदारी को मंडल स्तर तक की नेटवर्किंग की गई। वजह यही है कि कैसे हम चुनाव जीते और जिन बूथों पर पहले शिकस्त मिली है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने खास तरह से अपना ध्यान रखा है। मकसद यही है कि इसके लिए एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है, भौगोलिक और सियासी मापदंडों के आधार पर रणनीति तैयार की जा रही। 13 मंत्रियों को 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडल स्तर तक की बैठकों पर भी भारतीय जनता पार्टी का फोकस है और बीजेपी संगठन के आधार पर ही काम करती है। प्रकाश जी मेरे साथ जुड़े। प्रकाश सर, कल हम ये भी देख रहे थे कि कमलनाथ ने ये कहा है कि हमारी लड़ाई बीजेपी के संगठन से होती है और बीजेपी का संगठन मजबूत है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं, खुद ही मान रहा है, विपक्षी ये मानकर चल रहा है और बार बार कमलनाथ जी तो इस बात का जिक्र करते रहे और इसीलिए शायद बीजेपी भी ये समझ रही है कि यदि हमें सबक लिया होगा दमोह से, सबक लिया होगा अन्य चीजों से, क्योंकि अब कई तरह की बातें हैं, महंगाई जैसे मुद्दे भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ चीजें, और बड़ी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग मंडलों की, उनसे कहा गया कि सरकार के जो काम है, जिन्होंने लाभकारी काम, उनको लेकर जनता के सामने जाना, यानी चिंता की लकीर कहीं है। जी हाँ, बीजेपी के सामने चिंता की लकीरें गिरती अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, ये तो है ही, किसी भी सरकार के लिए होनी चाहिए। और अगर लोग इस पर रिएक्ट न करें तो इसका मतलब ये कि मतदाता निद्रा की अवस्था में है। मतदाता को अधिकार है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार से सवाल करे। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से वर्ग बटे हुए हैं और जिस तरह से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन, अन्य सुविधाएं देने की बात प्रधानमंत्री कहते आए हैं, जी जी, तो एक ऐसा बड़ा वर्ग है हमारे यहाँ जो बिलो पावर की लेन है, जो वोटरों का क्रंच है, उसे कई नेता बोलते हैं कि ये वोट का एटीएम है बीजेपी के लिए, ये जो मुफ्त की जो चीजें दी जाती हैं। तो उन लोगों को अगर बीजेपी इकट्ठा करे, क्योंकि बीजेपी को अगर 35% वोट भी मिल गए तो समझिए कि हर चुनाव में भी सत्ता में आ सकती है। 35%। तो बीजेपी का निशाना वही है जो उसके सरकार में जो मददगार है, जो मदद पाए हुए हैं। शायद बीजेपी को पता है कि जो व्यक्ति 110 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहा है जी, या जो व्यक्ति कोरोना में अस्पताल में संघर्ष कर रहा था, वो बीजेपी को वोट तो नहीं देगा इस बार। तो बेहतर है कि जो अपना वोटों का आधार है उसे ही पक्का किया जाए। जी हाँ, उसी में बीजेपी लगी हुई जी बिल्कुल आप ठीक सही भी है मनोज जी। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, सही बात है और इस बात को शायद समझ भी रही। चलिए, मैं राकेश शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, राकेश शर्मा से बात करूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कल हमने देखा कि बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है अलग अलग स्तर पर, तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही है कि हमें एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ना होगा और हमेशा बीजेपी इस बात को मानती है, लेकिन कांग्रेस ने भी कल कई बातें कही है, तो क्या ये जो सूची दिखाई दे रही, इस सूची में चुनाव फोकस है? देखिए मनोज जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और लगातार राजनीतिक क्षेत्र को देखते हैं।
भारतीय जनता पार्टी की जब जब पदाधिकारियों की सूची जारी होती है या नए लोगों को दायित्व मिलता है, उसके बाद उनके बीच कार्यों का वितरण भी होता है, उनको जवाबदारियां भी दी जाती है। ये कोई नई परंपरा नहीं है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि जो पदाधिकारी थे उनको मोर्चों के और प्रकोष्ठों के प्रभारी बनाए गए थे, जिलों के प्रभारी बनाए जाते हैं, संभाग के प्रभारी बनाए जाते हैं। माननीय वीडी शर्मा जी लगातार कार्य जो हमारे हैं उसका वितरण पदाधिकारियों में करते रहते हैं। अभी आपने देखा हमारा ई चिंतन चल रहा था, उसके लिए अलग प्रभारी थे। हमारा जो सेवाई संगठन मुहिम चल रहा था उसके अलग प्रभारी थे। तो कार्य लगातार माननीय वीडी शर्मा जी हमारे पदाधिकारियों को देते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि हमारे पदाधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी ने जो दायित्व दिया उसका निर्वहन करेंगे। मध्य प्रदेश में अभी जो उपचुनाव होना है उससे पहले आपने देखा कि हमारे वरिष्ठ मंत्रियों को भी वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है, पदाधिकारियों को भी वहाँ की जिम्मेदारी दी गई है जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 24 घंटे जनता के बीच रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी जैसे ही आपने देखा चुनाव जहाँ क्षेत्र होने वहाँ प्रभारी घोषित किए, माननीय मुकेश चौधरी जी अपने क्षेत्र में जहाँ उनको जिम्मेदारी दी गई है वहाँ पर तुरंत पहुंचकर उन्होंने मंडल की बैठक ले ली है, वार्डों का भ्रमण कर लिया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के मूड में रहती है और जिसको जो दायित्व दिया जाता है उसको वो तुरंत स्वीकार करते हुए उसको काम को करने लगता है। पर आपने कांग्रेस का जिक्र किया, मुझे सज्जन सिंह वर्मा जी का कल का बयान बहुत अच्छा लगा कि उनने अपने पूर्व अध्यक्ष और पिछड़ा वर्ग के बड़े नेता, अभी तो पिछड़ा वर्ग के लिए लगातार कांग्रेस आंसू बहा रही है, घड़िया आंसू, और पिछड़े वर्ग के सबसे बड़े नेता अरुण यादव पर किस तरह की स्तरहीन टिप्पणी की है कि हजारों करोड़ों एकड़ के मालिक हैं, कई स्कूल चल रहे हैं, कई कॉलेज चल रहे हैं, इसलिए उनको कांग्रेस की बैठक में आने का समय नहीं है। इस तरह की ओछी बातें सिर्फ कांग्रेस में ही आपको सुनाई दे सकती हैं। उसके बाद आप ये देखिए कि एक जगह का प्रभारी घोषित किया जाता है माननीय चौधरी जी को, राकेश चौधरी जी को, तो वहां पे जो अजय सिंह हैं वो कहते हैं कि जब तक इनको नहीं हटाओगे, वो कमलनाथ पे टिप्पणी करने लगते हैं, फिर कमलनाथ मजबूर होकर वहां के प्रभारी हटाते हैं। तो ये जो परंपराएं कांग्रेस में दिखाई दे रही हैं लगातार, फिर कमलनाथ कहते हैं कि हवाई नेताओं से दूर रहो। तो हवाई नेताओं से अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता दूर हो जाएंगे तो पूरे ही नेता खत्म हो जाएंगे, क्योंकि पूरे के पूरे नेता बात कर लेता हूँ। योगेश यादव जी जुड़े। योगेश यादव जी जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि ये काल्पनिक आरोप राकेश जी कैसे तय कर लेते हैं कि बड़ा मुश्किल होता है। जहां तक मुझे जानकारी है, जो मीटिंग में हुआ था, सज्जन वर्मा जी का अभिप्राय उनके प्रति सकारात्मक भाव से था। अब उसमें व्यंग्यात्मक भाव ढूंढकर उसने आलोचनात्मक परीक्षण कर दिया राकेश जी को। तो राकेश जी के वाक चातुर्य को मैं मानता हूं कि चलिए अच्छी आपने संभावनाओं को खोजा है, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक विद्वेष की संभावनाओं के बजाय आपको भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट का भी एक बार गहन चिंतन करना चाहिए। मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई अहम या भूमिका या अहम कुछ भी हम कह सकते हैं नजर आ रहा। वीडी शर्मा जी की एक अलग चाल नजर आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी में भी सब व्यवस्थित नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ये एक दबाव की सूची है। दबाव के अंतर्गत भी अभी कई लोग अपने आप को उपेक्षा के वातावरण में भारतीय जनता पार्टी में जी रहे हैं। लेकिन अब चूंकि एक कार्य शुरू किया है और उस कार्य को हम सकारात्मक या नकारात्मक अभी कहने की आवश्यकता नहीं, परिणाम अपने आप ही बताने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले कितना सक्रिय रही, कितना उसने कार्य किया, लेकिन जो कार्य विभाजन किया गया है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी स्पष्ट नजर आ रही है। जी राकेश जी जवाब दीजिएगा। मुझे लगता है जी, मेरे विद्वान साथी अखबार नहीं पढ़ते। आज के सभी लीडिंग अखबार में माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान छपा हुआ है, कल दिन भर सोशल मीडिया पे चलता रहा। अगर ये सब है तो उन अखबारों के खिलाफ मेरे विद्वान साथी को तुरंत मानहानि का दावा करना चाहिए और खंडन करना चाहिए कि इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। इस विषय को छोड़िए, ये तो कांग्रेस की आदत है और कांग्रेस में ये हमेशा से चलता रहा है। आपने भी देखा हुआ कि एक जिले के अध्यक्ष ने गोविंद सिंह जैसे वरिष्ठ पूर्व मंत्री और सीनियर विधायक पे किस तरह की टिप्पणी की थी, कांग्रेस से निकालने तक का उनको नोटिस दे दिया था। और फिर गोविंद सिंह जी भोपाल में आके धरने पे बैठे तो उस जिलाध्यक्ष को हटा दिया गया। ये कांग्रेस की जो अंदरूनी चीजें, ये कांग्रेस को मुबारक हो। मैं एक बात बहुत यक्ष प्रश्न मनोज जी आपके सामने करना चाहूंगा। आप भी राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, दिन भर लोगों से मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भेंट होती होगी, नेताओं से भेंट होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की सूची जारी हुई,
किसको क्या दायित्व दिया, कितने लोगों को दायित्व दिया। आज तक आपने कभी किसी कांग्रेस की सूची जारी होते हुए देखा? आप जिस भी कांग्रेस के नेता से पूछोगे वो कहेगा मैं प्रदेश का महासचिव हूँ, दूसरे से पूछोगे वो कहेगा मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। तो 1000 उपाध्यक्ष, 1000 सूची आप कह रहे सूची जारी होते देखा था ना, ये बहुत सारे उपाध्यक्ष थे, बहुत सारे प्रवक्ता थे, बहुत बड़ी लंबी सूची थी। वही मैंने कहा ना कि आप जिससे बात करोगे वो अपने आप को प्रदेश का महासचिव घोषित करता है कांग्रेस का और उपाध्यक्ष। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए राकेश जी कि कहीं कोई चिंता है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, हालांकि ये बीजेपी का एक रणनीतिक है, हमेशा ऐसी रणनीति के साथ ही वो आगे बढ़ती कि जहां जो कमियां हैं उनको ठीक किया जाए, और मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था जो गड़बड़ है उससे सबक लिया जाए और बेहतर की तरफ हम बढ़ें। तो क्या ये सूची बेहतर की तरफ बढ़ने का इशारा कर रही है या इसमें कुछ राजनीति नजर आ रही, जैसा कि योगेश यादव कह रहे हैं? देखिए, योगेश यादव जी जो कह रहे हैं वो अलग विषय। आपने देखा कि 13 मंत्रियों को हमने 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी है, साथ ही साथ उनके साथ वरिष्ठ पदाधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के उनको लगाया। मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दमोह चुनाव में कोरोना को देखते हुए हमारे सभी नेता कोरोना से लड़ रहे थे और कांग्रेस के नेता दमोह में प्रचार कर रहे थे। उस विषय को छोड़िए, उसके बाद जो मंथन हुआ तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, आप मनोज जी हमेशा देखते हैं कि चाहे हम जीते या कहीं हमारी थोड़ी सी भूल या कमी के कारण कुछ कमी रह जाए, उसके बारे में मंथन और विचार जरूर करते हैं, और जो विचार करते हैं वो आपके सामने आता है। आज आपने ये देखा जो जवाबदारियां जिम्मेदारियां हमने दी, तो कहीं ना कहीं जो एक छोटी सी गलती हुई थी उसको सुधार के लिए, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, और उसके सुधार के लिए हमने कदम आगे बढ़ाया है। और मुझे लगता है कि देव दुर्लभ जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है वो पार्टी नेतृत्व का अनुशासन से पालन करता है। और अनुशासनहीनता की बात अगर की जाए तो मैंने अभी सज्जन सिंह वर्मा जी का जो उदाहरण दिया कि अरुण यादव जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, इतने सीनियर नेता के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी जो उन्होंने की। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक है, मैं एक समग्र प्रतिक्रिया लूंगा, अंतिम प्रतिक्रिया प्रकाश हिंदुस्तानी सर से। सर, ये आप सुन रहे थे लेकिन सवाल वही है, आपसे वही चर्चा मेरी चल रही थी। अब बीच में सज्जन वर्मा भी आ गए, यानी कांग्रेस अपनी तैयारी में, भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी में, लेकिन कांग्रेस के भीतर की बातें बार बार बाहर आ जाती है और जो चर्चा भी बढ़ाती है, मुश्किल भी पैदा करती है। और कल जब अंदर बैठक चल रही थी शायद उसमें इस बात को लेकर चिंता भी जताई गई, लेकिन चिंता कैसे खत्म होगी? तैयारी जरूर बहुत अच्छी दिखाई दे रही कांग्रेस की, और बीजेपी इसी से बचने के लिए, बीजेपी के अंदर से अनुशासन इतना है कोई बातें बाहर नहीं आती है, और जहां मौका मिलता है कि कहां कुछ सबक लेना है या कहां ठीक करना है, बीजेपी उस तरफ बढ़ जाती। शायद ये सूची उस तरफ इशारा कर रही। मनोज जी, बीजेपी सत्ता में है तो जो लोग अगर वहां पार्टी से हटाए जाएंगे या कार्रवाई होगी तो वो मलाई से वंचित रहेंगे। कांग्रेस विपक्ष में है और जाहिर है ये बात सब जानते हैं कि कांग्रेस थोड़ी ज्यादा ही लोकतांत्रिक पार्टी है, बीजेपी उतनी लोकतांत्रिक नहीं है। वहां बीजेपी के डंडे से जयंत मलिया को भी बीजेपी का प्रचार करने के लिए जाना पड़ता है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी छोड़ के बीजेपी में आए थे। तो बीजेपी अनुशासन का डंडा बड़ा सख्त है, कांग्रेस में ऐसा कोई डंडा नहीं है। सत्ता में भी कांग्रेस नहीं है, इसलिए वहां ऐसे डंडे की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर यहाँ डंडा सख्त हुआ तो जो कार्यकर्ता है वो भी छोड़ के चले जाएंगे। मुझे ये लगता है मनोज जी। जी, योगेश यादव जी, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा, चूंकि बड़ी बात कही थी राकेश जी ने, चलते चलते उसका जवाब दे दीजिएगा। देखिए, हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, जयंत मल्लिया पर ठीकरा को फोड़कर जिस तरीके से वीडी शर्मा अपनी असफलताओं से बचे हैं, जिस तरीके से शिवराज सिंह जी चौहान असफलताओं से बचे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में किस तरीके से ठीकरा फोड़कर आंतरिक राजनीति चल रही है और उस आंतरिक राजनीति के क्या परिणाम आ रहे हैं ये जग जाहिर है। संगठन की बातें और एकता और अनुशासन, ये सब अब भारतीय जनता पार्टी की भूली बिसरी यादें रह गई हैं। उन यादों को सजोगे बस बेहतर होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को अब आप एक अनुशासित संगठन किसी हालत में भी नहीं कह सकते। उसमें भी बहुत सारे बवाल हैं, बहुत सारी बातें हैं, आने वाले समय में सब स्पष्ट होता जाएगा। लेकिन सज्जन वर्मा जी के बारे में जो वो कह रहे हैं, गलत तो नहीं कहा उन्होंने, ये कहना भले उन्होंने वो कहा हो, लेकिन मीडिया के कैमरे पर सब पता होता है कि हम क्या बोल रहे हैं। कैसे बोल गए सज्जन वर्मा जी? देखिए, मैंने कहा सज्जन वर्मा जी का अभिप्राय सकारात्मक था, अब उसको दूसरे तरीके से निकाल लिया, उसको व्यंग्यात्मक शैली में निकालकर उसका दूसरे अर्थ को गढ़ लिया। तो दृष्टि होती है। अब गिरते हुए पानी पर आप ये कहें कि अरे पानी गिरने से कीचड़ ही कीचड़ होता है, तो पानी गिरने से सुहाना मौसम भी होता है। तो ये तो अपनी अपनी दृष्टि का फर्क है, जिसने जिस दृष्टि से देखा उस दृष्टि से उसको नजर आया। दृष्टि सुधार लीजिए।
राकेश जी। देखिए, मुझे तो ये इस बात पर आश्चर्य होता है कि कांग्रेस में ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले राहुल सिंह जी ने कमलनाथ जी को सलाह दी थी कि बोलने से पहले सोच समझ लें। तो कांग्रेस में अगर ये सकारात्मक चीजें हैं तो ये तो बड़ा अच्छी बात है, ऐसा और बढ़ना चाहिए और ऐसा होते रहना चाहिए। चलिए तो सर, हमारे लिए जी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों को मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक सूची जारी की है और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है। जिम्मेदारी इसलिए भी कि आने वाले दिनों में 3 विधानसभा 1 लोकसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस अपनी तैयारी में है, बीजेपी अपनी तैयारी में है, लेकिन रण को कौन भेदेगा? कौन होगा ऐसा रणभेदी जो उसको भेद कर आगे आएगा? क्योंकि तैयारी कांग्रेस की भी है, बीजेपी की भी है और बीजेपी ने सबक लिया है दमों से और कांग्रेस दमों को लेकर उत्साहित है। तो उत्साह काम आएगा या सबक? नजर इस पर रहेगी। रणभेदी की तैयारी। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।